A very warm welcome to Vigyan Bridge. Today we are going to start with chapter number 3, metals and non-metals of class 10th. As you can see in the first photo, one side we have kept metals and the other side we have kept non-metals. In metals we can see brass, bronze, steel, whereas in non-metals we can see sulfur, antimony, silicon. Starting with physical properties of metals, you all must have seen metals like gold and silver. They are very lustrous, बहुत चमक होती है उनमें. इवन जब गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस समय भी उसमें काफ़ी चमक होती है. ठीक है. वहीं साथ ही साथ देखा जाए तो जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन इनकी हार्डनेस जो है वो मेटल टू मेटल वेरी कर सकती है. लेकिन हर फैमिली में एक विभीषण होता है. तो मेटल्स की फैमिली में सोडियम, पोटाशियम, लिथियम 3 ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत सॉफ्ट हैं. इतने सॉफ्ट है कि चाकू से भी इन्हें काटा जा सकता है. वहीं मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. फिर 2 प्रॉपर्टी हैं, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेलिएबिलिटी का मतलब है कि मेटल्स को बीट करके पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. जैसे आपने मिठाइयों में देखा होगा, चांदी का वर्क, सोने का वर्क लगा रहता है. दैट इज़ गोल्ड की शीट या सिल्वर की पतली पतली शीट्स लगी होती हैं. क्यों? क्योंकि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया या कोई भी एल्यूमिनियम हो गया जिससे हम खाने को पैक करते हैं, ये सब क्या है, मेलिएबल है. मतलब इनको थिन शीट्स में बीट किया जा सकता है. इसीलिए हम एल्यूमिनियम फॉइल को खाना रैप करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलिएबल होते हैं. वहीं डक्टिलिटी की बात करते हैं तो उसमें भी गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज़्यादा डक्टाइल हैं. जैसे कि आप कॉपर को देख सकते हैं, या गोल्ड सिल्वर की भी क्या होती है, तारे बनाई जा सकती हैं. घरों में इलेक्ट्रिकल वायर्स में हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं. गोल्ड सिल्वर काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी मेटल्स बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं. ठीक है. लेकिन जो मर्क्यूरी है वो क्या है, बैड कंडक्टर होता है हीट का. ठीक है. और आपने देखा होगा स्कूल में जो, अब तो इलेक्ट्रिक बेल्स हैं, लेकिन पहले जो बेल्स यूज़ की जाती थी उसमें क्या होता था, एक आयरन रॉड को एक आयरन की प्लेट पे मारा जाता था. ठीक है. तो जब उसको गोंग को मारा जाता था तो एक साउंड प्रोड्यूस होती थी, है ना. यानी कि मेटल्स को जब हम बीट करते हैं तो एक आवाज़ निकलती है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज सोनोरस. मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरिटी फीचर उनमें होता है. आगे देखिए आप, कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ये काफ़ी इनकी फ़ोटो दिखाई गई है और काफ़ी लश्रस दिखाई दे रहे हैं. इसकी हमने बात कर ली. 1 ग्राम सोने से देखो 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है. एक साइड आपको सिल्वर की वायर दिख रही होगी. मेलेबिलिटी में आपको दिख रहा होगा एल्यूमिनियम फॉयल, और किस तरीके से ऐसे जब हम मोमो वगैरह लेने जाते हैं तो उनमें पैक जो करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो, उसके अंदर भी क्या है, एल्यूमिनियम फॉयल लगी हुई है. और यहाँ पे वर्कर है जो थिन शीट्स में से बीट कर रहा है. यहाँ पे कॉपर वायर्स आपको दिख रही हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है और उनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है. ठीक है. नेक्स्ट, थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि जो वेसल है वो मेटल का बना हुआ है तो उससे इजीली हीट पास हो सकती है. ठीक है. उसके बाद मेटल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी लिक्विड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है. इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है. अब मेटल्स देखो वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं. ठीक है. क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में या तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है. तो क्योंकि इनको अपने आप को बैलेंस करना होता है, बैलेंस्ड बनाने के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम समबडी एल्स, दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट करते हैं. भाई डोनेट वही करता है जो रिच होता है. तो इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, काफ़ी रिच हैं, और क्योंकि ये डोनेट करते हैं तो ये पॉजिटिव बनते रहते हैं. तो इनके ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आ जाता है. ठीक है. इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई है. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, गैलियम, जो कि एक मेटल होने के बावजूद इतना कम मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है कि हाथ में अगर हम रखें हमारे बॉडी टेम्परेचर से ही ये पिघल जाए. उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. उसके बाद कोरोड बहुत जल्दी हो जाते हैं, कोरोजन इनमें लग जाता है. और क्योंकि ये खुद को रिड्यूस कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी कहे जाते हैं. पानी के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो वो एक बेसिक ऑक्साइड बनाता है. जो ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बनाएगा वो बेसिक इन नेचर होगा. ठीक है. अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की. जैसे कि मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. सॉलिड में एग्जांपल हो गया कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस. ठीक है. सल्फर का फोटो भी आपने पहले देखा. इसी तरीके से लिक्विड जो है वो ब्रोमीन है. तो अगर मेटल्स की बात करें तो मर्क्यूरी है जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर में, और जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है एंड इट इज़ अ नॉन मेटल. ऐसे गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब भी किस में आ जाएंगे, हमारे नॉन मेटल्स में आ जाएंगे.
अब नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारा इनामल है, दांतों में प्रेजेंट, एंड सेकेंड हार्डेस्ट क्या है, डेंटाइन है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स में क्या होती है, कोई चमक नहीं होती, कोई लश्चर नहीं होता, लेकिन डायमंड हम सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। ठीक है, साथ ही साथ आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब भी क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लश्चरस होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स फिर ये आप इन्हें थिन शीट्स में बीट नहीं कर सकते, यानी कि मलेएबल नहीं है, आप इनकी वायर्स नहीं बना सकते, मतलब ये डक्टाइल नहीं है। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते, लेकिन आप देखते हैं जो आपकी पेंसिल्स हैं उनमें ग्रेफाइट एक नॉन मेटल इस्तेमाल हुआ है, जिससे आप लिखते हो वो ग्रेफाइट है। ठीक है, और ग्रेफाइट क्या एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करी जा सकती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते, यानी कि उनको बीट करने पे कोई आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो हम फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स में कोई भी चमक दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जैसे आयोडीन हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, काफ़ी चमकदार होते हैं। उसके बाद काफ़ी कच्चे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं। ठीक है, आवाज़ इनसे नहीं निकलती, आप देख सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप देख सकते हो कि किस तरीके से पेंसिल यानी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है टू लाइट अ बल्ब फ्रॉम द बैटरी। अब नॉन मेटल्स, जैसे हमने मेटल्स में पढ़ा था कि मेटल्स की आदत है देने की और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की, नॉन मेटल्स की एक ऑपोजिट आदत है। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे या तो 7 होंगे। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, गेन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब जो ले रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरों से ले रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यानी कि इनके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जैसे क्लोरीन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, तो क्लोरीन में क्या है, देखो एटॉमिक नंबर 17 है, 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और 7 है तो एक इलेक्ट्रॉनिक इसी से लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसी तरीके से अगर मैं फॉस्फोरस और सल्फर की बात करूँ, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 285 होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है। सल्फर का 286 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते रहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या हो गया, इनके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ गया, यानी कि ये क्या फॉर्म करते हैं, ये एनायंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, तो एक एसिडिक ऑक्साइड है H2CO3। ऐसे ही SO2 का एग्जांपल ले लो, SO2 H2O के साथ मिला तो उसने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये जब H2O के साथ मिला तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बना देगा। ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और ये कोरोसिव भी नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसमें ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं और नीचे जाते जाते वो रिएक्टिविटी कम होती रहती है। इसको बहुत सारे मिनोमोनिक्स से आप याद कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली अपना बता देती हूँ। के फॉर केशव, हमने ऐसे याद किया था, केशव नाथ कामाली आलू ज़रा फीके से पकाता है क्योंकि HEAGAUPT। केशव के पोटाशियम हो गया, नाथ Na, ठीक है, कामाली तो का यानी कि Ca का कैल्शियम, माली M से स्टार्ट होता है मैग्नीशियम, आलू इज एल्यूमिनियम, ज़रा इज जिंक। ठीक है, फिर फीके से हो गया आयरन Fe, पकाता है तो पकाता Pb है इज H हाइड्रोजन। ठीक है, पकाता है क्योंकि इज Cu कॉपर, Hg हो गया, फिर AgAuPt, इनको ऐसे याद करा था। ठीक है, आप अपने अपने तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल सभी को याद होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, ये हाई रिएक्टिविटी वाले ऊपर होते हैं, फिर मॉडरेट रिएक्टिविटी और नीचे सबसे लो रिएक्टिविटी।
ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम केशव नाथ यानी कि पोटाशियम और सोडियम की बात करते हैं तो ये जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत विगरस रिएक्शन होती है। तो इसीलिए इनको हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई कट रहे और ये इजीली रिएक्ट ना करें, क्योंकि ये रिएक्ट करेंगे तो ये एकदम से बर्न हो जाएंगे, है ना। मैग्नीशियम की बात करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो वो क्या करता है, एक डैज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। ठीक है। आयरन आपने देखा होगा, लोहे को ज़्यादा देर गर्म करेंगे तो रेड हॉट हो जाता है एकदम। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऐसे ही कॉपर जो होता है वो जलता तो नहीं है लेकिन उसके बाहर एक कोटिंग बन जाती है काले रंग की, जिसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। ऐसे ही चांदी और सोने की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के कितने भी हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन के सामने भी यानी रख दिया जाए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता, इसीलिए इसकी ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक है। अब कुछ मेटल्स हैं जैसे कि हो गया आपका मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया। ये जो है ये सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स हैं, यानी कि जैसे ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ये आते हैं, ये ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं, ऑक्सीडेशन इनका हो जाता है तो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे कि जब मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। देखो जो रिएक्टिविटी हाई होती है जिनकी, जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, जो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है, केशव और नाथ, है ना, KNNA, ये जब वाटर के साथ मिलते हैं तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और बहुत ज़्यादा हीट जो होती है वो रिलीज़ होती है। इतनी हीट रिलीज़ होती है कि जो हाइड्रोजन है वो बर्न हो जाता है। तो बहुत विगरस रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज़्यादा हीट फॉर्म हो रही है और वायलेंट रिएक्शन हो रही है। इसीलिए भी केशव, ये पोटाशियम और सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। बात करते हैं उसके बाद कैल्शियम की। कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हीट और हाइड्रोजन रिलीज होती है और हीट इतनी ज़्यादा रिलीज नहीं होती, इसलिए हाइड्रोजन फायर कैच नहीं करता है और ये विगरस रिएक्शन थोड़ी कम होती है लेकिन कंपैरेटिवली पोटाशियम और सोडियम से कम होती है। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पहली चीज़ तो याद रखनी है कि ये कभी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये तभी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की अगर बात करें तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करके अपने अपने ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। बाकी जो सबसे नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर, मरकरी, प्लैटिनम, लेड, ये वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। लास्ट पॉइंट जो स्लाइड में आपको याद रखना है कि स्टील से कभी भी हॉट वाटर बॉयलर वेसल्स नहीं बनाए जाते हैं। उसका रीज़न ये है, ऊपर से बनाए जा रहे हैं क्योंकि स्टील क्या आएगा, स्टीम के जैसे कांटेक्ट में आएगा तो वो करोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब कॉपर स्टीम के कांटेक्ट में आता है, भाप के कांटेक्ट में आता है बॉइलिंग के टाइम पे, तो उसमें करोजन नहीं होता, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता और कभी करोड नहीं होता। इसीलिए स्टील की जगह पे कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। अब डिस्कस करेंगे कि जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स तो वो क्या फॉर्म करते हैं। हमें पता है मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और ये जो मेटल ऑक्साइड है ये कैसे नेचर के होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है। यही मेटल ऑक्साइड जब एक्सेस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। साथ ही साथ जो गैस रिलीज होगी वो है हाइड्रोजन गैस। ये चीज़ हमने पीछे भी डिस्कस करी थी। और आगे बढ़ेंगे, रिएक्शन विद एसिड। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और ये रिएक्शन काफ़ी फ्रीक्वेंट होती हैं। वहीं जब हम मेटल और बेस को मिक्स करते हैं, ठीक है, एसिड के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, बेस के साथ भी मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करते हैं। लेकिन ये रिएक्शंस जो होती हैं लेस फ्रीक्वेंट होती हैं और सारे मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। मेटल और एसिड की बात करें, जैसे जिंक आप देखिए, जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl बना रहा है, यानी कि जिंक क्लोराइड बना रहा है जो कि एक सॉल्ट है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। HCl की जगह पे आप H2SO4 रख लोगे, अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा, वो भी एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फिर थोड़ा एक्सेप्शंस भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि जब मैं नाइट्रिक एसिड की बात करती हूँ तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब जिंक रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, वाटर रिलीज करता है। ऐसा क्यों है? नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये क्या करता है, ये ऐड कर देता है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को, यानी कि ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और
खुद को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। यानी कि Zn plus HNO3 विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, देयर विल बी नो हाइड्रोजन रिलीज्ड इन दिस केस। लेकिन जैसे मैंगनीज और मैग्नीशियम है, तो ये जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये वाटर रिलीज नहीं करती, ये नॉर्मल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों कि जिंक के साथ रिएक्ट करके तो नाइट्रिक एसिड ने वाटर रिलीज़ करा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मैंगनीज और मैग्नीशियम है ये वाटर को फॉर्म होने ही नहीं देते, ये दो मेटल्स। यानी कि मैंगनीज एंड मैग्नीशियम को अगर HNO3 के साथ यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे। अब बात करेंगे नॉन मेटल्स। जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट, और ये सॉल्ट कैसा होता है? आयनिक कंपाउंड। जैसे कि सोडियम जो कि एक मेटल है 2Na प्लस Cl2 जो कि एक नॉन मेटल है, उसको मिला देंगे तो NaCl यानी कि नमक बन जाएगा जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। Na जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होता है, तो क्योंकि ये मेटल है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। वहीं क्लोरीन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होता है, तो क्योंकि 7 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं और एक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो काफ़ी सॉलिड फॉर्म में नमक होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है, पानी में आसानी से घुल जाता है, लेकिन पेट्रोल, केरोसिन, डीजल में ये आसानी से नहीं घुल पाता। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसके हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन पार्टिकल्स के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इसे सेपरेट करने के लिए। वहीं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ये सॉलिड स्टेट में नहीं करते, लेकिन लिक्विड स्टेट में कर लेते हैं, क्योंकि मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं? इसके पास फ्री आयंस होते हैं जो कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में होते हैं, कैटायन एंड एनायन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में ब्राइन सोल्यूशन लिया गया है NaCl यानी कि नमक और पानी का सोल्यूशन, जिसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे Na पॉजिटिव एक कैटायन है तो कैथोड इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है, जबकि Cl नेगेटिव क्या है? एक एनायन है, तो वो किस साइड को लिबरेट हो गया? क्लोरीन एनोड की तरफ। ठीक है, आगे बात करेंगे इस चैप्टर का जो लास्ट हिस्सा है, अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पृथ्वी से ही, अर्थ के क्रस्ट से ही हमें सारे मेटल्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। सबसे पहला टर्म आता है मेटलर्जी, यानी कि मेटल्स की साइंस ऑफ मेटल्स, एवरीथिंग ऑफ मेटल्स इज मेटलर्जी। एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें मेटल्स को अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसके अंदर जो है ओर्स होते हैं, और ओर्स के थ्रू काफ़ी प्रोसेस करके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स क्या है? नेचुरली अकरिंग कंपाउंड हैं जो कि अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं और जिनसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन्हीं कंपाउंड्स के अंदर मेटल्स हैं और ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ओर्स की बात करें, ओर्स क्या होते हैं? मान लीजिए अर्थ को खोदते हुए हमें कुछ ऐसे पीसेस मिले जिनमें मेटल्स का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था, तो ओर्स क्या है? वो मिनरल्स हैं जिनमें क्या है? मेटल्स का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, जिनसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है ईजिली और प्रॉफिटेबली। जैसे अगर सोडियम की बात करें, Na का जो ओर होता है उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। जिंक के ओर को बॉक्साइट या जिंक ब्लेंड कहते हैं। ऐसे ही मर्क्यूरी के Hg, उसके इसको ओर को सिनाबार कहते हैं। फिर गैंग पार्टिकल्स की बात करेंगे। गैंग पार्टिकल्स क्या होती हैं? ओर में देखो, अगर ओर में मेटल है तो उसमें साथ साथ इम्प्योरिटी भी होगी, तो वो इम्प्योरिटी अर्दी मेटल होते हैं, जैसे कि सैंड, सिल्ट, डस्ट, मड, तो उससे वो सारे पार्टिकल्स से अलग करना पड़ता है, ओर से गैंग पार्टिकल हटाने पड़ते हैं ताकि मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो गैंग पार्टिकल्स आर दोज इम्प्योरिटीज़, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द ओर्स इन द फॉर्म ऑफ सैंड, सिल्ट, मड, डस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद माइनिंग क्या है? माइनिंग एक टेक्निक है जिससे कि पृथ्वी के अंदर से डीप अंडरग्राउंड से क्या करते हैं? हम मेटल ओर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, या आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसका मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम गैंग पार्टिकल्स को ओर से रिमूव करते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ और प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। प्रोसेस क्या होती है? पहले ओर की ड्रेसिंग होती है, उसका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है, फिर उसकी रिफाइनिंग होती है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे हम जिनमें हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करेंगे, जैसे कि अगर मैं NaCl, सोडियम मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सब हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। जब सोडियम को सेपरेट करने की बात आती है तो लेट मी टेल यू, सोडियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट करना एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। ठीक है,
वहीं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी की बात करें, जैसे कि जिंक की अगर बात करें तो जिंक को अगर जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। तो ये क्या करते हैं, पहले अपने ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सल्फाइड ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो कार्बोनेट ओर की। सल्फाइड ओर की बात करें तो जिंक सल्फाइड होगा, कार्बोनेट ओर की बात करें तो जिंक कार्बोनेट होगा। तो अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन होगा, सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग होगी। पहले समझ लेते हैं कि ये होते क्या है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस क्या है, दोनों में ही हीट किया जाता है मेटल को, लेकिन रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, जबकि कैल्सिनेशन में या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी या बहुत लिमिटेड प्रेजेंट होगा, ठीक है। और रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए करी जाती है, जबकि कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए की जाती है। रोस्टिंग में टॉक्सिक गैस रिलीज होती हैं, इन द सिमिलर वे कैल्सिनेशन में भी टॉक्सिक गैस रिलीज होती है, लेकिन वोलाटाइल कंपाउंड यानी कि ऐसा जो 2 मिनट में उड़ जाए वो भी रिलीज होते हैं, ठीक है। वापस जाते हैं, चलिए इसमें आ जाते हैं कि किस तरीके से रोस्टिंग की जाती है। तो जैसे अगर मैं रोस्टिंग की बात करूं तो ZnS को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा, रोस्ट किया जाएगा, तो वो जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस है, ठीक है। तो स्ट्रांगली हीट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहीं कैल्सिनेशन में क्या हो रहा है, कैल्सिनेशन में स्ट्रांगली हीट हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, बिकॉज जिंक कार्बोनेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ZnO प्लस CO2, तो CO2 भी लिबरेट हो जाता है, ठीक है। अब दोनों ही केस में हमें जिंक ऑक्साइड मिलता है। अब इस जिंक ऑक्साइड को किया जाता है, इसको फर्दर इसका रिडक्शन किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। अब वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो लिया जाता है वो होता है कोक। तो कोक एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका फॉर्मूला ऑब्वियसली C होगा, कार्बन से बना होता है, ठीक है। तो ZnO जब कोक के साथ मिलता है, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करता है, जिंक, यानी कि एक मेटल। अब ये जिंक जो हमें मिला, ये मेटल तो मिल गया, लेकिन ये अभी भी प्योर नहीं होता, ठीक है। इसको कंप्लीटली प्योर बनाने के लिए फर्दर इसको इलेक्ट्रोलिटिक प्योरिफिकेशन यानी कि इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है, तब जाके हमें जिंक का प्योर मेटल मिलता है। जैसे कि हमने बोला मीडियम रिएक्टिविटी, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी की बात करेंगे, जैसे अभी बोला कि इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जैसे सोडियम का होता है। तो यहाँ पे देखो 2 प्रोसेस है, एक डाउन प्रोसेस है जो अभी हमने डिस्कस करा कि NaCl का ब्राइन सोल्यूशन लेना था, कैथोड की तरफ सोडियम चला जाएगा और एनोड की तरफ क्लोरीन चला जाएगा, क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। वहीं एक और प्रोसेस है हॉल्स प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, एक मिक्सचर लिया जाता है किसका, Na3Al का, जिसे क्रायोलाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एल्यूमिनियम का, देखो हॉल प्रोसेस से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो कैथोड की तरफ हमें एल्यूमिनियम मेटल देखने को मिलता है, वहीं एनोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हमें ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती हुई दिखती है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस की जाती है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब कमिंग टू द थर्ड, उसमें आपको क्या दे रखा है, थर्ड उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें दे रखा है लो रिएक्टिविटी। तो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए भी क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस ही किया जाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको ले लेती हूँ, आपको बता देती हूँ, जैसे मर्क्यूरी आप ले लीजिए, Hg। तो Hg क्या है, एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, Hg हो गया, कॉपर हो गया, Ag सिल्वर हो गया। तो मान लो आपका इसमें भी रोस्टिंग और इसमें भी रोस्टिंग होती है, ठीक है, कैल्सिनेशन इसमें नहीं होता। जैसे मान लीजिए मेटल सल्फाइड आपके पास है HgS, तो HgS की इसमें क्या होगी, रोस्टिंग होगी, वो HgO प्लस CO2 बनाएगा। अब इस HgO को हम रिडक्शन करेंगे कोक की प्रेजेंस में, तो Hg प्लस CO2 बनेगा। अब ये जो Hg हमें मिला ये प्योर फॉर्म में नहीं था, तो Hg का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे और Hg क्या बन जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो जिस तरीके से हम जब मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए जब हम रोस्टिंग वाला प्रोसेस करते हैं, इन द सिमिलर वे हम लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए भी करते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड मूविंग फर्दर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये कॉपर के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। करोजन की बात करेंगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी हमने रिएक्शंस देख ली हैं। तो करोजन क्या होता है, कोई भी मेटल ख़राब हो जाता है जब वो मॉइस्चर, एयर या केमिकल के कांटेक्ट में आता है। जैसे कि सिल्वर काला पड़ जाएगा, उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की लेयर जम जाएगी, ठीक है। कॉपर का हमने देख लिया, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। आयरन में भी आयरन ऑक्साइड बन जाता है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जैसा, है ना। तो उसको बचाने के लिए
कोटिंग यानी कि पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करी जा सकती है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, आयरन के लिए ये होता है, आयरन के ऊपर जिंक की एक पतली सी लेयर लगा दी जाती है। एलॉइंग यानी कि मिक्स कर दिए जाते हैं मेटल्स, दो मेटल से को मिक्स कर दो, जैसे कि स्टील का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, वो एक एलॉय है, होती स्टील करोड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, एलॉय होता क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है बिल्कुल, ठीक है। आप पार्टिकल्स का बाइफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। होमोजीनियस होता है, दो मेटल्स या मेटल एंड नॉन मेटल के मिक्सचर से बनता है, ठीक है। तो एलॉयज जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रास कॉपर और जिंक का एलॉय है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का एलॉय है, ठीक है। सोल्डर लेड और टिन का एलॉय है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और इलेक्ट्रिकल लाइंस ज्वाइन करने में सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रास एंड ब्रॉन्ज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जबकि इनमें दोनों में ही कॉपर का इस्तेमाल हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एलॉयज जो हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर देती है, दोनों ही मेटल्स या मेटल नॉन मेटल जिससे भी वो बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर देती हैं। आई होप लेक्चर आप लोगों को समझ आया हो, एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, and keep studying, work hard and get good marks. Thank you.